नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं न्यूज चैट। न्यूज चैट की ये स्पेशल सीरीज जो हम देख रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं विजयवर्धन जी से, जिसमें हम मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक और डिजिटल फ्रॉड के बीच में जो छोटा सा कम्युनिकेशन है, अकाउंट फ्रीज होना। क्योंकि बैंक में आप काम कर रहे होते हैं और अकाउंट ऑपरेट आप देखते हैं, तो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन अकाउंट फ्रीज कर देता है। तो इस सिलसिले में हम बहुत सारे लंबे चौड़े बात करेंगे, तो आपका स्वागत है। अब सबसे पहले कि डिजिटल फ्रॉड का पहला कैसे समझ में आता है कि एक बैंकर को कि डिजिटल फ्रॉड हुआ है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और न्यूज़ चैट को, खास करके जो आपने समकालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। आमतौर पर लोग आजकल जो रील बनाते हैं, चैट करते हैं, वो विषय, और ये आपने एक ज्ञानवर्धक और पब्लिक इंटरेस्ट का विषय लिया है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, बैंक को ये नहीं पता चलता है नॉर्मल कोर्स में जो ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या नहीं है, क्योंकि एक आदमी के खाते से पैसा निकलता है और किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा जाता है। तो इस स्थिति में जिसके खाते से पैसा निकला है उसको ये मालूम है कि उसने जो पैसा निकला है वो किसी जेन्युइन सोर्स को गया है, जेन्युइन डेस्टिनेशन को गया है या इनजेन्युइन डेस्टिनेशन को। तो वो व्यक्ति जब बैंक को बताता है, या 1930 जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टोल फ्री कॉल नंबर है वहाँ पे बताता है, तभी वो पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है। एक यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि जब ये मैंने आपको नॉर्मल कोर्स में बताया, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, उस स्थिति में अगर आपका ट्रांजैक्शन, आप नॉर्मल कोर्स में आप छोटे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और एकाएक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पर हो गया। कभी आपको ऐसा हो गया कि आपने अपना कार्ड का लिमिट कम सेट किया हुआ है, एकाएक आपने अपने कार्ड का लिमिट जो है 10 गुना, 8 गुना, 15 गुना बढ़ा दिया और उसके बाद उस हिसाब से आपने ट्रांजैक्शन कर लिया। तो यहाँ पर जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, तो वो बैंकों के अंदर में एक सिस्टम होता है जो कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को पकड़ता है। तो वह आपको तत्काल कॉल करता है और कॉल करके अकॉर्डिंगली फिर आपसे वो डाटा आपसे पूछ लेता है कि क्या आपने ट्रांजैक्शन किया है। अगर आप बताते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो बैंक अपनी तरफ से उस ट्रांजैक्शन को रोकने का पूरा प्रयास करता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है। हाँ, कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी आदमी अगर फ्रॉड करता है तो कैश में नहीं करता है, बैंक टू बैंक करता है। तो जब दूसरा अकाउंट को पैसा जाता है तो नेचुरल सी बात है कि उस अकाउंट होल्डर का सारा KYC बैंक के पास होगा। तो फिर डिजिटल फ्रॉड कहाँ हुआ? मैंने तो एक आदमी को ट्रांजैक्शन किया और वो ट्रांजैक्शन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गलत किया। नहीं, अब यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो पहले हम फ्रॉड पर ही आते हैं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है डिजिटल फ्रॉड कई तरीके से हो रहे हैं। एक हो रहा है जहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो है आपको बहुत तरह की चीजें बताई जाती है और आपसे वह आपके ऊपर में इनजेन्युइन प्रेशर क्रिएट करके नॉर्मल तरीके से आपके अकाउंट से ट्रांसफर करके वो पैसा ले लेता है। तो इस केसेस में जो फ्रॉड हैं, फ्रॉड क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट में भी पैसा नहीं मंगाते, वो किसी दूसरे के KYC अकाउंट में मंगाते हैं और फिर वो वहां से दूसरे, तीसरे, चौथे जगह पर वो पैसा को ट्रांसफर कर करके अपने डेस्टिनेशन तक लेकर के जाते हैं या फिर बीच में वो कैश निकाल लेते हैं। तो एक स्थिति वो होती है। तो बैंक के पास तो डेटा होगा ना कि मैं ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को किया, सी ने जेड को किया, जेड ने ए को किया, ए ने एफ को किया। नहीं, देखिए इसमें डाटा जो है ना, आपका डाटा बैंक के पास है, मेरा डाटा बैंक के पास है, लेकिन बैंक मेरे डाटा का मेरे साथ ही काम करेगा और आपके डाटा का आपके साथ ही। बैंक के पास एक डाटा प्राइवेसी नाम की चीज होती है। मतलब यहाँ हम ये समझते हैं कि डेटा प्राइवेसी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिजिटल फ्रॉड को नहीं रोक पा रहा है। नहीं, दोनों चीज अलग है। एक चीज समझिए, पहले बेसिक पर आते हैं, जो फ्रॉड होता कैसे। हमारे घर में जैसे चोरी हुआ तो उसी तरीके का काम है जब आपके अकाउंट में होता है। अब चोरी 2 तरीके से होती है। एक चोरी होती है कि हम अपना घर का सारा सामान को, खिड़की दरवाजा सब खुला छोड़ दिए हैं, खुला छोड़ करके हम चले गए, कोई आदमी उधर से आया, हमारे घर में घुसा, सामान उठा करके चला गया। यहाँ पर गलती सामान ले जाने वाले की है, हमारी है? नहीं, यहाँ पे हमारी गलती, यहाँ हमारी गलती। यहाँ बैंक से अगर हम तुलना करते हैं तो बैंक में वो आदमी मेरे अकाउंट से, मेरे कार्ड से पंच करवाया और मेरे ATM से विड्रॉ करवा लिया और मेरे से कैश छीन लिया। नहीं, आपके पास, आपको क्या होता है, आपको कोई कॉल आता है जो आपको 4,000 रुपये मिल रहे हैं, आपने ये लॉटरी जीत ली, इस तरह की चीजें आपको बताई जाती है और आप
उसके बाद क्या करते हैं तो अपना OTP शेयर कर देते हैं। ठीक, ये हुआ जो हम अपना दरवाजा खोल करके उनको दे दिया। हाँ, आपने किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया, जबकि आपको बैंक की तरफ से जो भी बैंक है, जिस किसी भी बैंक, जो कोई भी बैंक, किसी पर्सनल बैंक की नाम नहीं हर बैंक की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी जितने भी बैंक है भारत में, हर बैंक आपको समय समय पर मोबाइल पर मैसेज देता है, मेल करता है, चीजें बताते रहता है। आप टेलीविजन अगर खोलते हैं, इवन क्रिकेट मैच के बीच में भी आप देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह इत्यादि जो खिलाड़ी होते हैं वो आपको बताता है। RBI स्पेशल स्कीम निकालता है, RBI कहता है कि अमिताभ बच्चन से लेकर के हर व्यक्ति उसके कार्यक्रमों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपका किस्मत या किसी का किस्मत ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आपको कोई फोन करके कहता है कि तुम करोड़पति बन रहे हो, और आदमी बिना सोचे समझे किसी लिंक को दबा करके अगर करोड़पति बनने के लिए जा रहा तो ये उसके मन में जो लालच उत्पन्न होता है, इन चीजों की वजह से फ्रॉड होते हैं। नहीं, लेकिन फ्रॉड कहाँ हुआ? फ्रॉड तो हुआ नहीं ना, क्योंकि मैंने एक लालच। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब ये होता है कि मैं आपके पास गया और मैंने कहा मुझे ये मोबाइल खरीदने के लिए 100 रुपया दो। आपने मुझे यह जानते हुए कि मुझे ये मोबाइल खरीदने के लिए आप 100 रुपया दे रहे हैं, आपने दे दिया, तो ये हो गया एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन। आपको मैं के पास में गया और आपको मैंने कोई ऐसी बात बताई जो हो नहीं रही है, और उस बात के एवज में मैंने सही या गलत तरीके से आपसे पैसे लिया। जैसे आजकल आप फेसबुक पर देखते होंगे सेक्सटॉर्शन होता है, आपको सुंदर सुंदर, आएंगे हम उस मुद्दे पे भी आएंगे। इसी यहाँ बीच में ये सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर बैंक कैश ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, UPI ट्रांजैक्शन और इतने सारे ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या डेटा शेयर करना, बैंक टू बैंक डेटा शेयर नहीं होता है शेयर सर? अगर बैंक टू बैंक डेटा नहीं शेयर हो रहा है, इसका मतलब है कि डिजिटल फ्रॉड को आप खुद से बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप गलतफहमी में है। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, तो बैंक अगर आपको एक ऐप दिया, आपने उस ऐप को खोला, उस ऐप पर आपने रजिस्टर किया, वह बैंक का एक जेन्युइन ऐप होता है। उस ऐप में देने के बाद आप किसको पैसा भेज रहे हैं, इस पर बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप गया, आपने उस ऐप से किसी का QR आपने स्कैन किया, आपने उसको पेमेंट किया। ठीक है, आपके पास किसी व्यक्ति ने अपना रिक्वेस्ट भेजा, आप उसको नहीं, यहाँ रुकिए, मैंने किसी QR को पे कर दिया। अब जिस QR को पे किया, वो मैंने कैश तो दिया नहीं, जिस QR को मैंने पे किया, मैंने बैंक को उस QR को पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मैंने एक मैसेज किया कि मेरा बैंक मेरे अकाउंट से इतना पैसा इस QR पे करो। नहीं 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 नहीं, यहाँ ये नहीं होता। सबसे पहला चीज क्या होता है, QR को पहले समझ लीजिए। यहाँ पे QR में क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन उसमें डाला हुआ है। सपोज करिए कि आप अपने खाते से मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, मेरा खाता का नंबर ABCDEFG है, आप वहां पर ABCDGEF कर दिए, गलती हो सकता है। QR आपको यही चीज सुनिश्चित करता है कि जब आप किसी ऐप से उस QR को स्कैन करते हैं तो सही व्यक्ति, मतलब जो QR में जो जिसका इंफॉर्मेशन है, उसका अकाउंट, ये सारी डिटेल आपकी तरफ से सही से भरा जाए। बैंक को ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। बैंक को मतलब है आपका सिग्नेचर सही है। तो फिर तो यहाँ बैंक बढ़ावा दे रहा है डिजिटल फ्रॉड को, क्योंकि अगर बैंक ये कंसीडर नहीं कर रहा है कि मैंने जिस आदमी को पैसा दिया मेरे अकाउंट से, अगर सुनिए, आप अपने घर से निकल करके रेल पर चढ़े और रेल से उतर करके आप कहीं पर गए, रेल का काम था आपको A स्टेशन से B स्टेशन तक पहुंचाना, आपने A स्टेशन से B स्टेशन का टिकट लिया, लेकिन आप वहां पर क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये रेल नहीं पूछती। लेकिन मेरे एक सेकंड, बैंक आपके पैसे, आपका जो पैसा है, उस पैसे को बैंक आपके बिहाफ पे रखता है, आपको देखता है। आप अपने अकाउंट का पैसा किसको भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, इससे बैंक को मतलब नहीं। बैंक को मतलब ये है, सुनिए, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, यहाँ रुकना पड़ेगा। बैंक को ये देखना है कि आप जो पैसा भेजने वाला है, वह अपने जो अपने खाते से पैसा भेजने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसने अपना सही OTP दिया कि नहीं। OTP अगर आप अपने बैंक में जाते हैं किसी कैश काउंटर पर और अपना चेक देते हैं, उस चेक पर आप नीचे में दस्तखत करते हैं, बैंक वाला चेक पर सिग्नेचर मिलाता है, आपका सिग्नेचर सही है, बैंक आपको 10,000 रुपये दे दिया। ठीक है, बैंक वाले को कोई मतलब नहीं कि आप 10,000 रुपया ले जाके दारू पीते हैं या वस्त्र खरीदते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक का काम यह है कि आप
अपने ऑथराइज डिवाइस से, जो डिवाइस आपने बैंक पे रजिस्टर किया हुआ है, जिस डिवाइस में आपने बैंक का ऐप लिया हुआ है, उस ऑथराइज डिवाइस से आपका जो सिग्नेचर है, यहाँ पर सिग्नेचर मतलब आपका पासवर्ड और आपका ओटीपी, वो अगर आप जेन्युइन दे करके पैसा भेज रहे हैं, आप जिस किसी को भी भेज रहे हैं, आपका अधिकार है। हम यहाँ सवाल ये नहीं है कि हमने पैसा भेज दिया, हाँ, मेरे से डिजिटल फ्रॉड हो गई, हमने कैसे हुआ? आप पहले डिजिटल फ्रॉड का उदाहरण बताइए, तब मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका सवाल जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे से क्या हुआ कि एक ने हमको रात में कॉल किया, ठीक, 8 बजे 8:30 बजे, कि मैं आपको एक QR भेज रहा हूँ और मैं आपका एकदम खासम खास आदमी, ऐसा आदमी जो जिसको मैं फोन कॉल करके ये कंफर्म नहीं करना लगा मुझे कि यार ये मुझे 2000 रुपये मांग रहा है, तो मुझे इसको 2000 देने के लिए फोन कॉल करना जरूरत नहीं है। मैंने उस आदमी को 2000 रुपये बिना कुछ करे हुए QR कोड पे भेज दिया। अब वो QR कोड उसका नहीं था जिसको मैंने ये पैसा समझ करके भेज रहा हूँ। जब मैंने अपने बैंक को कॉल किया तो बैंक ने कहा कि ये आपने भेजा। बिल्कुल, मैंने भेजा, तो मैंने जिस अकाउंट को पे किया उस अकाउंट का डेटा तो आपके पास ऑलरेडी पहले से है ना, क्योंकि मैंने किसी बैंक को पे किया है। नहीं, तो यहाँ नहीं कहने से बिल्कुल नहीं, बैंक से मेरा डेटा, आप चीज गलत, आपने एक मानसिकता बना ली है कि बैंक को, जो भी डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, बैंक डिजिटल आपका पैसा बचाने के लिए या और आपका पैसा 1 रुपया भी गलत नहीं हो, कोई भी बैंक, हर बैंक यही काम करता है, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बैंक आपके पैसे का जो है मतलब जिस तरह चौकीदार होता है, बैंक आपका चौकीदार है। यहाँ पर आप किसको पैसा दे रहे हैं ना, यह बैंक को जानने का ना हक है। तो क्या हम ये कह सकते चौकीदार चोर नहीं है? कभी चौकीदार कभी चोर नहीं है, किसी भी स्थिति में चोर नहीं है। आज के डेट में अगर चौकीदार चोर नहीं है तो सिर्फ एक आपने अपने घर के गेट पर किसी को चौकीदार बैठाया और आपने उस चौकीदार को कह दिया कि जो लाल वस्त्र पहन करके मेरे पास आ रहा है उसका ये आईडी है, आप देख लेना, आ जाओ। वो आदमी आपके घर गया, उसने आपके घर में जाकर सामान चुरा के ले गया, खून करके गया, उसके वह चौकीदार को, चौकीदार जो है आपकी सहमति से उसको आने दिया ना। आपने बैंक में पैसा रखा, आप बैंक के काउंटर पर जाकर के एक चेक काट करके दे करके पैसा निकाल करके ले गए, ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। आपने वो चेक काट करके किसी को दिया, उसने अपने दूसरे खाते में चेक लगाया, पैसा ट्रांसफर करके ले गया, वो आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन ही हुआ। और जो आप आज के दिन में मोबाइल बेस्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो आप किसी TPAP पे या किसी ऐप पे आप जाते हैं, उस ऐप पे आप रजिस्टर्ड है, उस ऐप में आपने अपने अकाउंट, अपने डिटेल को भर करके रजिस्टर किया है, वहां से आप किसी सोर्स को, जिस डेस्टिनेशन को आप पैसा अगर भेज रहे हैं, वह डेस्टिनेशन कौन है, क्या है, ये आप जानते हैं। बैंक को, बैंक का काम आपके सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करना है, आपके सिग्नेचर का वेरिफिकेशन है, और आपका सिग्नेचर जो है वह आपका पिन है, जो PIN होता है, और उस पिन के साथ बैंक आपको कई मामलों में OTP देती है। पिन और OTP वेरिफिकेशन करना बैंक का काम है। बैंक, अगर आपका पिन गलत है, बैंक ने जो OTP आपको दिया है वो OTP आपका गलत है, क्योंकि OTP का मतलब है, जो आपने पिन देने के बावजूद तब भी बैंक आपको एक चांस देती है OTP दे करके कि आप वहां से देख लीजिए, तो बैंक आपको बताती है भैया अपना ये करो। लेकिन आप अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं तो बैंक आपको ये कहने वाला कौन होता है कि तुम उसको ना भेजो या उसको भेजो? ठीक है, यहाँ एक और सवाल दिमाग में है कि अगर छोटा सा कोई साइबर क्राइम अकाउंट का डिटेल मेरे अकाउंट से मैच करता है, मान लीजिए कि मैंने किसी को पैसा भेजा और वो अकाउंट साइबर क्राइम का अकाउंट है, नहीं हो सकता। तो फिर अकाउंट फ्रीज कैसे होता है? नहीं होता है। ये चीज जो आपने कहा, जो आपका अकाउंट का डिटेल धरती पर सिर्फ आपके अकाउंट से मैच करेगा और किसी दूसरे के अकाउंट से नहीं करेगा। फिर अकाउंट फ्रीज, अभी नया घटना दुकान लोगों के साथ चलता है कि छोटे छोटे जो साइबर फ्रॉड है वो क्या करता है कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये UPI के माध्यम से आपके अकाउंट पे भेज देगा, और साइबर क्राइम वाला जो है वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा, आपके बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा। अब आप साइबर क्राइम में जाइए, FIR कराइए, फिर डिटेल लाइए, यहाँ पर पहली बात बैंक कहेगा कि आपका अकाउंट। ये बताइए, जो ये चीजें नासमझ और कमजोर लोगों के साथ ही होती है या जो जागरूक उनके साथ होती है? ये आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। पहला चीज ये है कि बैंक ना किसी का अकाउंट वैसे फ्रीज करती है। अकाउंट का जो फ्रीज का जो सिस्टम है, इसको पहले आपको 2 मिनट सुनना पड़ेगा।
दो चीज होते हैं बैंक में, दो तरीके के खाते होते हैं। एक खाता होता है जिसमें हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, दूसरा होता है जिसमें बैंक हमारे लिए कोई पैसे का प्रावधान करता है। तो जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो हमारे सेविंग्स खाते होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं या टर्म डिपॉजिट इत्यादि होता है। ये जो खाता होता है इसमें जो ग्राहक है उस ग्राहक की क्वालिटी के आधार पर रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, जो 3 तरीके का होता है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। अब जो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिनके अकाउंट में आपको क्रॉस बॉर्डर पैसे जाते हैं, या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं, इंटरनेशनली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, उनके खातों में जो ट्रांजैक्शंस होता है, और भी इसकी बहुत सारी चीजें गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा, वो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं। और जो हमारी आपकी तरह के जो कस्टमर होते हैं बैंकों में, वो लो रिस्क कस्टमर होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे और आपके बीच के होते हैं, जिन पर रिस्क थोड़ा सा होता है लेकिन उतना नहीं होता है जो हाई रिस्क वाले के पास होता है, उनको मीडियम रिस्क कस्टमर कहते हैं। अगर आप एक लो रिस्क कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर है, आपने बैंक में खाता खोला तो 10 साल तक आपका केवाईसी वैलिड होता है, 10 साल तक। अब इस 10 साल के बीच में अगर आपने अभी अपना अकाउंट में आज ट्रांजैक्शन कर लिया, सपोज करिए जो आज की तारीख है 1 जनवरी 2026, ठीक है, अगर आप 6 महीने ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तब आपका अकाउंट जो होता है डोरमेंट होता है। अगर आप 2 साल अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करते तो अकाउंट इनऑपरेटिव होता है। अब जब आप इनऑपरेटिव अकाउंट जो था उसको ऑपरेटिव करने के लिए जब आप बैंक से संपर्क करिएगा तब बैंक आपसे केवाईसी मांगती है। 10 साल तक आपने अपने अकाउंट में केवाईसी नहीं किया, आपका अकाउंट नॉर्मल कोर्स में चल रहा है, 10 साल तक नहीं किया, तो 10 साल के बाद बैंक आपको टाइम देती है, जो 1 महीने या 30 दिन या फलाने डेट तक, जैसे अभी 30 जून 2026 तक एक डेट है जिसमें कि बैंकों में पुराने लोगों को केवाईसी इस तरीके के कर लेनी होती है, तो आपको केवाईसी करनी है, नहीं तो फिर आपके अकाउंट को केवाईसी फ्रीज किया जाता है। नॉर्मल कोर्स में एक व्यक्ति का चलता हुआ अकाउंट कभी बैंक फ्रीज नहीं करती है, अकारण, ठीक है, अकारण क्या किसी परिस्थिति में फ्रीज नहीं करती है। तो ये जो साइबर क्राइम वाला कॉल करता है या फ्रॉड कॉल जो करता है, आपको मैं अभी कॉल करूं और आपको कहूं कि आपके सर पे बहुत बाल हो गए हैं, आप जानते हैं कि आपके सर पे बाल नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें और आप वो सोच करके चले जाएंगे कंघी लेकर के थकेरने के लिए, तो इसमें गलती आपकी है या कॉल करने वाले की? यहाँ ठीक है, हमारी गलती है कि हमने पहले ऐसे करके नहीं चेक किया कि बाल आया है नहीं आया, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जब मैंने चेक किया कि बाल नहीं है तो मैंने क्लेम किया बैंक को, आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने बैंक को कॉल किया और मैंने कहा कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। ये टाइम फ्रेम कितने दिन का होता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे ही आपके साथ किसी भी तरीके का डिजिटल फ्रॉड होता है तो एक गोल्डन पीरियड होता है जो 2 घंटे का होता है। अगर उस 2 घंटे के अंदर में आपने 1930 पर कॉल करके बता दिया तो आपकी रिकवरी का जो स्पीड है और जो पैसा आपके तक आ सकता है उसकी गति काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आप डिफरेंट क्लाउजेज हैं, अभी मुझे पूर्ण रूप में जो अगर आप कहेंगे तो ये याद तो नहीं रहता है। इसमें ये होता है कि अगर आपने अपने क्रेडेंशियल शेयर किए, किस तरीके से फ्रॉड हुआ, उन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप कस्टमर हैं और आपने ना अपना क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर किया है, ना आपने कोई इस तरह का लिंक ये किया है, और किसी कारण से अगर बैंक की गलती होगी तो बैंक आपको पैसा कंपनसेट कर देगी, बैंक आपको पैसा वापस दे देती है। लेकिन 99.9999% केस में 1 आउट ऑफ 1 लाख होगा जहां शायद बैंक की कोई गलती निकल जाए। बैंक आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है, बैंक आपके पैसे के लिए आपसे ज्यादा सोचता है। बैंक आपको आपके पैसे को बचाने के लिए जितना बेहतर और जितने नए नई चीजें लाता है उतना कोई और नहीं कर सकता। तो साइबर क्राइम से हम सेफ हो सकते हैं सिवाय बैंक के कॉल को छोड़कर? आपको जागरूक होना है। आपके फोन पे कोई फोन करके कह रहा है कि तुमको मैं लिंक भेज रहा हूं, आप उस लिंक को ये कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आपको एकाएक लगता है कि आपके ऊपर में प्रभु कुबेर की ऐसी कृपा हो गई कि आप एकाएक करोड़पति बनने वाले हैं। आदमी 3-4 चीजें, एक लोभ, क्योंकि उसकी मानसिकता अगर लोभ की हो गई और वो गलत चीजों में के लिए करने लगता है और फिर वो फंसता है। दूसरा होता है उसकी कोई कमजोरी। आपको फोन आता है, मैं अपना वाक्य बताता हूँ कि एक दिन सुबह मैं 5 बजे के आसपास में सुबह की नींद में था और उस सुबह की नींद में मेरे फोन पर मेरा फोन बजने लगा। फेसबुक मैसेंजर कॉल था।
मैंने ये नहीं देखा कौन है और मैंने कॉल को रिसीव किया। सामने में एक लड़की नंगी बैठी हुई थी, ठीक है, और 20 से 30 सेकंड के कॉल में के बाद उसने फोन काटा। उसके फोन कटने के बाद मुझे उसी मैसेंजर पर कई तरह के मैसेजेस आने लगे। उसमें मुझे ये कहा गया कि आपने इसे देखा है, मैं आपका वीडियो बना चुकी हूँ, मैं इसे पब्लिक के बीच में भेज दूंगी, आप मुझे 10,000 रुपया भेजो। तो और अगर वहां पर कोई कमजोर आदमी होता, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ये सोचता कि ये करने से सच में उसकी इज्जत चली जाएगी, तो वो पैसे दे देता और लिख दे देते हैं। मुझे आया, मैंने कहा जो भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम जो करना है करो। मैंने उसके बाद 1930 पर कॉल भी कर दिया, जो भी चीजें थी, तो कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरे अपना पैसे गए और वो लोग भी बाद में जो भी हुआ हो। तो सवाल ये है कि हमें हमारे माथे में ये चीज रहना चाहिए कि क्या ये फैक्ट है, क्या ये मुझे सच में यहाँ से पैसा मिलने वाला है। अगर कोई मुझे पैसा भेजेगा तो उसमें उसको मेरे ओटीपी की क्या जरूरत है। आपको फोन किया जाएगा, जो आपको 5,000 मिलने वाले हैं, एक ओटीपी आपके मोबाइल पे गया है और आप उस ओटीपी को शेयर कर देते हो। जब आप रिसीवर हो तो आपको किस बात का ओटीपी आएगा? कभी भी किसी भी रिसीवर के पास ओटीपी नहीं जाता। ओटीपी जब भी आपके पास जाता है, आप ट्रांजैक्ट करते हो तब आपका ओटीपी जाता है। बैंक सिर्फ पैसा भेजने के लिए ओटीपी मांगता है, बिल्कुल। रिसीव करने के लिए कभी नहीं मांगता है। कभी नहीं। और रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ऐसा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक बात बताइए ना, आपको यहाँ से दिल्ली से पटना जाना है, आप दिल्ली स्टेशन पर जाकर के टिकट लीजिएगा या पटना स्टेशन को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं पड़ता है। बस तो रिसीवर को क्या, रिसीवर का तो कुछ नहीं, आपको जो भेजने वाला है वो अपना डिटेल देगा, फलाना बैंक का ये खाता है, या जो वो टीपीएपी का मतलब होता है जो आपका अकाउंट किसी एक बैंक में है और आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे इत्यादि का जो इस्तेमाल करते हैं, इन ऐप्स को टीपीएपी कहा जाता है। तो इस टीपीएपी पर आप रजिस्टर करते हैं। वो टीपीएपी में किसी क्यूआर को स्कैन करके दूसरे टीपीएपी का अकाउंट होता है जहां पर पैसा आप भेजते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, जो आपने स्कैन किया कि मिस्टर विजयवर्धन को पैसा भेजना है, वहां पर विजयवर्धन आया, उसका मोबाइल नंबर आपने डाला है, सारी चीजें डालनी है, आपकी जिम्मेदारी है, जब आप सही को भेजे या गलत को भेजे। हम जिसको भी भेजेंगे उसको चला जाएगा जी, बैंक उसको भेज देगा। अब आप भेज रहे हैं, बैंक नहीं भेजता, पैसा आप भेज रहे हैं। हमने पैसा भेजा, हमने बैंक को एक आदेश दिया, बैंक ने उसको पैसा ट्रांजेक्शन दे दिया। यहाँ कितने देर में, अभी तक भी ये बात क्लियर नहीं हुई कि मुझे पैसा कितने सम टाइम में वापस मिल सकता है। देखिए, इसमें 2-3 तरह की चीज होती है। एक चार्ज बैक होता है। चार्ज बैक होता है जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, कोई आपके अकाउंट डेबिट हो गया, किसी यहाँ पर मतलब आपने कहीं जाकर कोई परचेज किया, उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं मिला, आपका पैसा कट करके चला गया, तो वह उसके 120 दिन तक के नॉर्म्स है। लेकिन जब फ्रॉड वाला जो होता है, फ्रॉड वाले केस में क्या होता है कि आपने एक क्लेम किया, बैंक को एक लेटर भेजा जो आपका 10,000 रुपया ठग लिया गया। बैंक आपको क्या करता है, लेटर मिलने के बाद आपको तत्काल 10,000 रुपया क्रेडिट कर देता है उसी दिन से, उसी डेट से। लेकिन वो आप यूज नहीं कर पाएंगे जब तक इस बैंक अनुसंधान नहीं कर लेता। जब आपका अनुसंधान हो जाता है, उसमें यह पता किया जाता है कि यह जो पैसा 10,000 आपके अकाउंट से गया, जिसमें गलती आपकी थी, आपने अपने क्रेडेंशियल शेयर किए थे, आपने ओटीपी शेयर करी थी, या इसमें बैंक की गलती से आपका पैसा जा रहा है। अगर पैसा बैंक की गलती से गया है तो बैंक आपको पैसा रिफंड करता है, बैंक उसके लिए उत्तरदायी होता है। हर बैंक में अपने अपने उसके नॉर्म्स है और वो नॉर्म्स मुझे याद नहीं है। अच्छा, एक सवाल कि क्या बैंक के पास मेरा जो वन टाइम पासवर्ड है, हाँ, वो कितने देर तक सेव रह सकता है? कभी सेव होता ही नहीं है। वह जो है वह वोलेटाइल मेमोरी होता है। उसी तरीके से जिस वक्त आप ऐप में काम कर रहे होते हैं, उसी वक्त वह सर्वर से बनता है, आता है, और उतना ही देर, वो जो 20-30 सेकंड जितना देर आपका चीज आता है, वो सिर्फ उस सिस्टम को पता है, आपने पंच किया, आप मिल गया, बस। क्या बैंक ऐसा कर सकता है कि मेरे ट्रांजैक्शन के 2 दिन के बाद फिर से मुझे मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाए? नहीं। और अगर हुआ हो तो ये फ्रॉड है। अगर आपने किसी रेकरिंग ट्रांजैक्शन को अपना ओटीपी दे करके अप्रूव किया है, मतलब अगर आपने नेटफ्लिक्स के लिए एक ट्रांजैक्शन रेडी किया, नहीं, तो ऑटो पे की बात कर रहे हैं। ऑटो पे नहीं, नॉट ऑटो पे नहीं। और मैंने एक उदाहरण दिया, आप नेटफ्लिक्स का ऑटो पे छोड़ करके आपने अपने ऐप में जाकर के ये किया कि हर 2 दिन पर आपके अकाउंट से मेरे पास 2-2 हज़ार रुपया आता रहे, और आपने उसे ओटीपी, सिग्नेचर इत्यादि देकर वेरीफाई कर, उसको ऑटो पे बोलते हैं। चलिए, तो उसके अलावा और कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। तो
यानी कि बैंक अपने तरफ से साफ सुथरा और स्वस्थ है, इसलिए कि चौकीदार चोर नहीं है। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, बैंक में आपका पैसा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा है बैंक में आपका पैसा। बैंक आपके पैसे से बिजनेस करती है। आपको अगर आपका बैंक में 10 लाख रुपया है, बैंक आपको जो इंटरेस्ट देती है, तो उस पैसे का आपको बैंक देश के विकास में, आज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बड़े बड़े ब्रिज, ये जो विकास की और इतने ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है, तो उस सब चीजों में बैंक आपके पैसे से, बैंक देश का विकास करती है। और बैंक आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको उसके एवज में इंटरेस्ट देती है। बैंक कभी भी अपने रेपुटेशन के खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ क्यों आपके खिलाफ ये काम करेगी? आप, बैंक ट्रस्ट का बिजनेस है ये। आप अपने जीवन भर की पूंजी बैंक में जाकर के जब रखते हैं, तो लोग सोचिए रिटायर करते हैं, उनके पास जो मिलता है सारा पैसा वो बैंक में रखते हैं। बैंक आपके ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज करती है। और आज के दिन भी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, भारतीय बैंक जो है, वह सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। भारत के बैंकिंग में आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कस्टमर के खिलाफ, जिसमें पब्लिक को ये है, ऐसा एक भी आपको इंस्टांस नहीं मिलेगा। इतना सुंदर भारत की बैंकिंग व्यवस्था है। आरबीआई इस तरीके से आपको एजुकेट करती है, टीवी एड से लेकर के, हर चीज से लेकर के। अभी आपने अगर देखा होगा तो डिफरेंट चीजें आ रही हैं। तो भारत में, क्योंकि भारत को पता है कि इतना बड़ा देश है जहां पर गरीब से गरीब व्यक्ति है, कमजोर से कमजोर, अशिक्षित से अशिक्षित, और तब अगर हम डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 जा रहे हैं, तो इन सारे थ्रेट्स को देखते हुए इंडियन व्यवस्था इतनी ऊपर जा चुकी है, यूपीआई में हम इतने आगे अगर जा चुके हैं, तो वैसे थोड़े गए हैं साहब। तो बैंकिंग ज्यादा, बैंक जाना, जाकर के ट्रांजेक्शन करना या यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना, सेफ कौन सा है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको क्या है, वैल्यू क्या है, किस तरीके का करना है। यूपीआई में जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी है, क्योंकि आपने उसको इनिशिएट किया, आपने ये किया। बैंक में जाकर के अगर आपने चेक दिया, पैसा भेजा, और वहां पर एक के बारे में आपने सारा डिटेल भरा, और वहां पर किसी डिजिट के इधर उधर हो गया, पैसा इधर उधर हो गया, तो बैंक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो चीज डिपेंड करता है आपको करना क्या है। कई मामलों में बैंक आपको यूपीआई से ट्रांजैक्शन ही नहीं करने देगी। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, सीसी अकाउंट है, तो बैंक उस हिसाब से अपने ट्रांजैक्शंस को बनाती है। तो इस तरीके की जो बैंक ट्रांजैक्शन की जो आज बातचीतें थी, ये हमने विजयवर्धन जी से की, और फिर और किसी ऐसे लोगों के साथ आपसे बात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट में आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन आपके सभी ग्राहकों को, दर्शकों को ये मैं बताना चाहूँगा, जो आपका किस्मत बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका किस्मत ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक मोबाइल पर मैसेज मिले और उससे आप करोड़पति बन जाए। अगर आपके साथ कभी भी किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की एक्टिविटी होती है, तो आरबीआई का टोल फ्री नंबर है 1930। तत्काल उस पर आप अपने ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, अकाउंट डिटेल्स इत्यादि के साथ में आप वहां पर इन्फॉर्म करेंगे, वह आपके पैसे की रिकवरी के पीछे लगेगा। आप cybercrime.gov.in इसके पर आप जाइए, cybercrime.gov पर आप जाइए। वहां पर भी आपको इसके बारे में जो है आपको हर संभव सहायता मिलेगी। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश जितना काम कर रहा है, उसी तरीके से डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए, या आपके साथ नहीं हो, या उसको मिनिमाइज करने के लिए देश और देश का बैंकिंग इंडस्ट्री दृढ़ संकल्प है और काम करता है। आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि आप अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, आप अपने क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर ना करें। आप भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रोटेक्टेड हैं।